साथियों, आप सभी का स्वागत है। आज हम उपसर्ग की प्रश्नोत्तरी करने वाले हैं। मतलब आपने इतने दिन तक लगातार उपसर्ग की कक्षाएं देखी और उपसर्ग में आपको कितना ज्ञान हुआ और उपसर्ग की क्या क्या आपने जानकारियां की, किस किस तरीके के उपसर्ग के प्रश्न आते हैं, उसकी बातें हम आज इस कक्षा में करेंगे। हम लोग उपसर्ग के आज कुछ 20-21 क्वेश्चन लगभग लेकर आए हैं और आज के बाद कल भी उपसर्ग की ही प्रश्नोत्तरी की कक्षा रहेगी। इन प्रश्नों में आपको जैसे ही मैं एक प्रश्न आएगा और उसके 3 ऑप्शन रहेंगे, उनमें से आप पहले खुद अपने एक कॉपी लेके बैठ सकते हैं, उस पर भी अपना उत्तर लिखें, या नहीं तो आप वैसे ही देख लें कि ये मेरा उत्तर है, सोच विचार करके, और फिर मैं आपको उत्तर बताऊंगा और बाकी सभी ऑप्शंस पर, विकल्पों पर भी मैं एनालिसिस करूंगा कि इनमें क्या बातें हैं। तो शुरू करते हैं आज उपसर्ग प्रश्नोत्तरी। देखो, अभी हमारे सामने जो एक प्रश्न है, इसमें निम्नलिखित में से किस क्रमांक में अन उपसर्ग है? किस क्रमांक में अन उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? आपके पास आपके विकल्प हैं अन्वय, दूसरा अनिच्छा, अनबन, अन्वेषण। 4 विकल्प हैं। साथियों, आप अपने विकल्प का चयन करें और देखें कि आपका उत्तर कौन सा है। पूरी कक्षा के बाद आपको ये विश्लेषण करना है कि इन 21 प्रश्नों में से, आज की कक्षा में हम पूरे 21 प्रश्न लेंगे, 21 प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न सही हैं, और आपको अपने उपसर्ग के ज्ञान का, अपनी प्रगति का पता भी चल जाएगा। पहले प्रश्न का उत्तर आप लोगों ने सोच लिया होगा। इसका जो उत्तर है वो है अनिच्छा। अब देखेंगे किस प्रकार से है अनिच्छा। अब इसमें चारों विकल्पों पर हम विश्लेषण करते हैं। इसमें अन्वय शब्द यूँ लिखा हुआ है, इसमें व के पहले जो है वो स्वर रहित न है। स्वर रहित होने पर ये यण संधि है, इसमें से स्वर निकालेंगे ए और ये अय, और ए और न हो गया, और वू को एम, व को उ में बदल दीजिए, अनुधन अय। तो इसमें जो है उपसर्ग है वो कौन सा है? अनु। ये ध्यान रखने की बात है। ये जो है इसमें अन और इच्छा शब्द है। इच्छा यहाँ से हम निकाल सकते हैं, इच्छा यहाँ से ई, इच्छा हो गया, अन है। इसमें आपको मैंने पहले भी बताया था कि ये अन जो है ये तभी आता है जब इसके बाद वाला ये स्वर हो। इसके बाद वाला स्वर होता है तभी अन आता है, और इसमें इसके बाद वाला स्वर है भी। यहाँ देखेंगे अन पूरा लिखा हुआ है और ये बन है। यहाँ पे यानी इस अन के बाद में ये जो आता है ये ब, ये क्या है? ब, ये व्यंजन है। तो आपको इस बात को यहाँ पर ध्यान रखना, ये व्यंजन है। और ये जो चौथा है ये भी देखो आप, व आ रहा है और व के पहले वाला जो है ये स्वर रहित न है, यानी आधा है। चाहे न हो चाहे कोई सा भी हो, स्वर रहित होना चाहिए। इसमें से ए निकालेंगे, आगे श और अण ऐशन हो जाएगा, और इधर ए और ये न लिखेंगे और व को उ में बदल देंगे तो अनु हो जाएगा, अनुधन ऐशन। तो साथियों, आपका इसका जो उत्तर है आप लोगों के समझ में आ गया होगा। आशा करता हूँ सभी लोगों का, सभी साथियों का, सभी विद्यार्थियों का जो ये उत्तर है वो सही हो। इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। इसमें अगला प्रश्न जो है वो लेकर आते हैं हम, और ये दूसरा प्रश्न देखेंगे। आपके पास प्रत्युपकार शब्द में उपसर्ग है। आपके पास शब्द है प्रत्युपकार, इसमें प्रति है, प्र है, प्रति उप दोनों हैं, और प्रत्यय है। 4 आपके पास विकल्प हैं। इन चारों विकल्पों में से आपको आपका जो उत्तर है वो देखना है। तो आप सोच लीजिए आपका कौन सा उत्तर है। अभी इसका जो सही उत्तर है वो है तीसरा विकल्प जो है प्रति और उप, ये इसका सही उत्तर है। देखेंगे इसमें प्रति उपसर्ग भी है, ये यहाँ भी प्रति लिखा है लेकिन इसमें उप भी है। ऐसी गलती हम परीक्षा में कर जाते हैं।
हमें प्रत्युपकार दिखा, हमने सोचा प्रति आ गया, प्रति कर देंगे। बाद में अगला विकल्प है कि इसमें प्रति भी है और उप भी है, यानी ये इसका सही उत्तर, ज्यादा मतलब ये भी है लेकिन इसमें दोनों होने से ये उत्तर सही हो गया, वो गलत हो गया। ये इसलिए ये प्रश्न डाला गया है कि हम चारों विकल्पों को देखे बिना हमारा उत्तर नहीं करें। ये समझ आप लोगों में विकसित करना चाहते हैं कि आपको चारों विकल्प देखकर ही उत्तर करना है। तो आप देखेंगे इसको, ये शब्द है प्रत्युपकार, इस तरीके से। अब आप इसमें सबसे पहले देखो, ये के पहले आधा आ रहा है तो आप इसको यहाँ से विभाजित कीजिए, यहाँ से ऊ निकालिए, फिर आगे पै लिख दीजिए और कार लिख दीजिए, ये उपकार हो गया। और यहाँ प्र और तय आधा और ये को ई में बदल दीजिए तो प्रति, एक प्रति हो गया। और उपकार में भी उप उपसर्ग है, ये देखो ये दो उपसर्ग हो गए, एक प्रति और एक उप, इसलिए यहाँ दो उत्तर। तो इसमें प्र का और प्रत्यय का तो कोई काम ही नहीं है, दोनों वैसे ही नहीं है। और ये इसलिए नहीं है क्योंकि ये अकेला है, इसमें दोनों आ गए, इसलिए ये आपका उत्तर है। तो साथियों, हमेशा जो अपनी प्रतियोगी परीक्षा है उसमें यही बात ध्यान रखनी है कि सभी विकल्पों को देखकर ही उत्तर करें। मानते हैं कि आपने जिस विकल्प को देखा वो सही हो, लेकिन उसके बाद किसी विकल्प में ऐसा ऑप्शन ऐसा एक उत्तर जो है इस तरीके का हो कि उसमें आपने जो पहले सोचा उससे ज्यादा सही उत्तर मिल रहा हो। जैसे प्रति भी कोई गलत नहीं है यहाँ पर, लेकिन प्रति है लेकिन उप छोड़ रहे हैं हम, इसमें प्रति और उप दोनों दिए हुए, इसका मतलब आपका उत्तर ये रहेगा। इस प्रकार से हमें ये भी ध्यान रखना है। और इसमें ये भी बात थी कि प्रति निकालने के बाद उप भी निकल कर आ रहा था। हाँ, ये अगर उत्तर नहीं होता इसका, ये प्रति और उप ये विकल्प नहीं होता तो उस स्थिति में प्रति इसका उत्तर हो सकता था। अगर यहाँ पर कोई और विकल्प होता इन दोनों की जगह तो ये बन सकता था, लेकिन अभी ये होने पर आपका उत्तर यही रहेगा, प्रति और उप वाला, यानी तीसरा विकल्प। तो ये बात बहुत अच्छे से हमें जाननी है। इसके बाद देखेंगे एक और प्रश्न जो है, ये देखेंगे आप, किस क्रमांक में नी उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। इसमें यहाँ पे भी क्वेश्चन क्या है, यानी कौन सा ऐसा क्रम है जिसमें नी उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। एक है नीरस, बड़ा न के बड़ी की मात्रा है, निरूपण, निषेध और निरावयव। चार विकल्प हैं, विचार करेंगे कौन सा विकल्प है जो आपका उत्तर है। तो साथियों, इसका जो उत्तर है आपका वो है निषेध। देखेंगे किस प्रकार से। एक बात आप लोगों को विशेषकर ध्यान रखनी है कि नी जो उपसर्ग है उसके बाद अगर र आ रहा है, नी के बाद यदि र आता है तो वो नी उपसर्ग न होकर निर होता है। यहाँ पर हम तीन प्रकार के उपसर्गों की बात करने वाले हैं, एक नी, एक उपसर्ग है निर और एक है निस। साथियों, तीन उपसर्ग है तो ये उपसर्ग सीधा सीधा बनता है। ये कब आता है, जब उसके बाद र आ जाए, नी के बाद, जैसे यहाँ पे नी के बाद र आ रहा है, यहाँ पे नी के बाद र आ रहा है, ऐसे। और ये निस कब बनता है, जब नी के बाद से आता है, ये आओ, चाहे ये आओ और चाहे ये तीसरा से आओ। लेकिन तीनों में ही खास बात क्या रहेगी कि ये बाद वाला जो है ये क्या होगा, स्वर रहित होता है, स्वर रहित रहता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो यहाँ पे देखेंगे इसमें नी के बाद र आ रहा है और इसमें ये उपसर्ग जो है वो है निर, यानी इसमें कैसे बनेगा, निर और इसमें उपन, ऐसे करके निरूपण बन जाएगा। इसमें निर बन जाएगा और अवयव ए व य व, निरवयव बन जाएगा। ये जो है ये नी धन रस है, इस तरीके से विसर्ग संधि बनती है। तो ये विसर्ग जो है ये र में इस तरीके से उपसर्ग में बदल जाता है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है, पहले भी आपको इसकी बातें करी हुई हैं, बताई हुई हैं। तो आपका उत्तर निषेध हो जाएगा। इसमें नी और सेध इस तरीके से बनता है और ये स जो है ये श में बदल जाता है, मूर्धन्यकरण हो जाता है इसका, ये आपको ध्यान रखना है। तो देखेंगे इसमें कौन सा उपसर्ग है, निर, इसमें भी निर है, इसमें भी निर है और इसमें अकेले में नी उपसर्ग है, जो आप ये चाहते हैं ये वाला। तो ऐसे बहुत आसान नहीं है इसमें से उपसर्ग निकालना, लेकिन यहाँ रे को देखेंगे, यहाँ रे को देखेंगे या बड़ी मात्रा को देखकर आप तय कर लेंगे कि इसमें नी उपसर्ग ये वाला तो नहीं है। ये आप इसकी ट्रिक बना सकते हैं, इस तरीके से आप इसका उत्तर कर सकते हैं। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, हम देखेंगे एक और प्रश्न जो स्क्रीन पर है, किस क्रमांक में एक से अधिक उपसर्ग है।
हैं, देखेंगे एक से अधिक उपसर्ग, ये आपका प्रश्न है। एक से अधिक का मतलब उसमें दो भी हो सकते हैं, दो से अधिक भी। ये भी इस प्रकार का प्रश्न है जिसमें चारों विकल्पों को देखना है। पहला है अध्यापक, दूसरा है अभिमान, तीसरा अत्यधिक और चौथा प्रत्येक। चारों ही विकल्पों को हम टुकड़े करके देखेंगे। पहले अध्यापक वाला है, इसमें हम क्या देखेंगे, देखो अध्यापक में जैसे इस तरीके से अध्यापक शब्द लिखा हुआ है, यहाँ से निकालेंगे आ हो जाएगा आ, और आगे पक हो जाएगा, आ और पक दोनों हो जाएंगे यहाँ, और ए और ध आधा हो जाएगा, और ये जो है वो ई में बदल जाएगा, अधिधन आधन पक, इस प्रकार से बनेगा। तो इसमें दो उपसर्ग हैं, ये हो सकता है आपका उत्तर हो, हम इसको उत्तर मान लें, लेकिन आगे वाले पर भी विचार करें। अभिमान में अभि और मान सीधा सीधा ही है, यानी उपसर्ग कितने हुए, एक, यहाँ उपसर्ग कितने हैं, दो। ठीक है, अब इस तीसरे विकल्प को हम अत्यधिक वाले को देखेंगे। देखो अत्यधिक जो है वो इस प्रकार से लिखा हुआ है, इसमें यहाँ से निकालेंगे तो यहाँ से अधिक निकल जाएगा, और यहाँ से अति निकल जाएगा, ए और तय है ये आधा। इसमें अधिक में ऐसा अधिक उपसर्ग नहीं है, अधिक अपने आप में एक शब्द ही है, इसलिए इसमें हम कंफ्यूज न हो, ये जानबूझकर यहाँ कंफ्यूज करने के लिए ऐसा शब्द डाला गया है। और प्रत्येक में यहाँ से विभाजन करेंगे, एक आ जाएगा और ये प्रति आ जाएगा, यानी कितने उपसर्ग हैं, एक, और यहाँ भी एक। तो आपका उत्तर कौन सा हो गया, अध्यापक। इस प्रकार से सभी ने यही उत्तर दिया होगा। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। एक और प्रश्न देखेंगे यहाँ पे, अभी किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। हम लोग जितने भी प्रश्न ले रहे हैं, अलग अलग टाइप्स के प्रश्न हैं, वो अलग अलग प्रकार के हैं, परीक्षा में जिस प्रकार के पूछे जाते हैं उसी तरीके के प्रश्न हम लोग यहाँ पर ले रहे हैं। इसमें एक शब्द है अनेक, दूसरा जो है इसमें आदित्य, इसमें कटक, और एक आर्थिक, चार शब्द हैं। आप लोग अपने उत्तर का कर सकते हैं कि कौन सा उत्तर है, आइडिया लगा सकते हैं इसका। तो इसका उत्तर जो है वो कौन सा है, अनेक। देखेंगे अनेक में क्या है, कोई अन उपसर्ग है, हल चिन्ह वाला अन और एक बना हुआ, ऐसे इसका विभाजन है। यहाँ से ए निकाल देंगे, ये और ए और न हो गया, और न हल चिन्ह वाला हो गया, तो इसमें अन उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, यानी आपका उत्तर ये सही है। लेकिन फिर आगे वाले भी देखेंगे, इसमें शब्द है आदित्य, आ और द्वितीय की गलती कर सकते हैं कि आ होगा, क्या पता आ कहीं उपसर्ग हो, इस तरह की गलती हमसे हो सकती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसमें वास्तव में क्या है, शब्द है अदिति, और अदिति के जुड़ा हुआ है ये, अदिति के ये जुड़ा हुआ है और आदित्य बना हुआ है। इसमें ये प्रत्यय जुड़ा हुआ है, ये क्या है, ये प्रत्यय है। अब कुछ साथियों को प्रत्यय की जानकारी होगी तो इसका कर सकते हैं, लेकिन जिनको प्रत्यय की जानकारी नहीं है वो आगे की कक्षाओं में इनको पढ़ेंगे कि यह प्रत्यय जो है शुरू के ए को आ बना देता है, अंतिम को आधा कर देता है, और यह जुड़ जाता है, इसने जो काम किया हुआ है। अदिति का अर्थ होता है किरण, अदिति का अर्थ किरण होता है, और आदित्य का अर्थ क्या होता है, सूर्य होता है। ये आपको ध्यान रखने की बात है, अदिति से ही आदित्य बना है। कटक जो है वो अपने आप में एक शब्द है जिसका अर्थ होता है सेना, और इसमें किसी भी प्रकार के उपसर्ग का प्रयोग नहीं किया गया। और आर्थिक शब्द में इसमें भी क्या है, इसमें भी प्रत्यय जुड़ा हुआ है, अर्थ और इक। इक प्रत्यय भी क्या करता है, शुरू के ए को आ बना देता है, इधर से इसकी मात्रा ई कर देगा और कह जुड़ जाएगा, आर्थिक हो जाएगा। इस प्रकार से ये जुड़े हुए हैं। तो इसमें भी प्रत्यय है, इसमें भी प्रत्यय है, इसमें कोई प्रत्यय न उपसर्ग कुछ भी नहीं है, और इसमें एक उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, अनुपसर्ग का। तो साथ ही इस प्रकार से आपका उत्तर कौन सा हो गया, अनेक हो गया। अगला एक प्रश्न हम और ले रहे हैं, देखेंगे। इसमें जो प्रश्न है, किस क्रमांक में अति उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। देखो इसमें खास बात नहीं हुआ है, मतलब अति उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है, वो आपको विकल्प ढूंढना है। इसमें एक शब्द है अत्यल्प, अत्यल्प, दूसरा है अतिथि, तीसरा अतीव, और चौथा अतिरिक्त। चारों ही विकल्पों पर आप लोग विचार करेंगे और देखेंगे कि इसमें आपका कौन सा उत्तर सही हो सकता है। किस क्रमांक में अति उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है, नहीं, अत्यल्प, अतिथि, अतीव, अतिरिक्त। देखेंगे पहले, और आपको इसका जो उत्तर है वो बता देता हूं। इसका उत्तर है अतिथि। देखेंगे अतिथि इसका उत्तर किस प्रकार से हुआ। इसमें पहले जो है अत्यल्प, यहां से हम क्या करेंगे, इसका स्वर निकालेंगे ए, और ये आदल और अल्प हो गया, और ए और ती, ए
तय आधा है और ई य को ई में बदल दीजिए तो अति हो गया, अति धन अल्प हो गया। इस प्रकार से अत्यल्प ये बनेगा। ठीक है, इसके बाद में ये अतिथि जो है इसमें वास्तव में तिथि शब्द है और उसके ए जुड़ा हुआ है, ए अलग है और तिथि अलग है। यानी अतिथि शब्द कैसे बना, तिथि का मतलब होता है एक तरह से दिनांक कह सकते हो आप, तारीख कह सकते हो, लेकिन हिंदी में वो तिथि बोलते हैं उसको। तो जिसके आने की तिथि न हो, ए शब्द जो है ए उपसर्ग है, ये विलोम अर्थ में आता है। ए तिथि मतलब पहले जो क्या था, कैसे मानते थे, मेहमान होता था भगवान का रूप होता था, वो कभी भी आ सकता था हमारे घर पर, तो उसको मतलब जिसके आने की तिथि न हो, ए तिथि, देखो इसको, जिसके आने की तिथि न हो वो अतिथि कहलाता था। तो तिथि शब्द के ए जुड़ा हुआ है, अति के थी के अति नहीं जुड़ा हुआ, ये जुड़ा हुआ अति के ए जुड़ा हुआ है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है, अतिथि के क्या जुड़ा हुआ है, ए जुड़ा हुआ है। ये जो है यानी इसका उत्तर आपका ये है। फिर भी एक बार इसको भी देखेंगे, ये यहाँ पे दीर्घ संधि है, यहाँ पे बड़ी मात्रा बनी है, तो इसमें अति और इव, इस प्रकार से ई और ई मिलकर बड़ी ई बन गई, ये इस प्रकार बड़ी मात्रा हो गई। और ये अति और रिक्त, यानी ये अति रिक्त सीधा सीधा ही अति उपसर्ग है, कोई दिक्कत नहीं। तो आपका जो है उत्तर कौन सा हुआ, अतिथि। अतिथि में अति उपसर्ग नहीं है, कौन सा उपसर्ग है, ए उपसर्ग है, ये आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। एक और शब्द देखेंगे आप, इनमें से किस शब्द में दो से अधिक उपसर्ग हैं। ये एक अलग तरीके का प्रश्न, दो से अधिक बात कर रहे हैं हम लोग, ये बात नहीं कर रहे हैं कि दो किस्में हैं, दो से अधिक किस्में हैं। इसमें एक आपका विकल्प है आचार्य, दूसरा है प्राध्यापक, तीसरा है पर्यावरण और चौथा है अध्ययन। ये आपके चार आपके पास विकल्प हैं। तो इन चारों विकल्पों पर हम लोग विचार करेंगे, इस प्रकार से है। अब आपका जो, आप पहले इसका उत्तर सोच लेंगे कि कौन सा इसका उत्तर है, तो इसका उत्तर है आपका प्राध्यापक। प्राध्यापक शब्द जो है इसमें दो से अधिक उपसर्ग हैं। कैसे हैं देखेंगे भी। आचार्य शब्द जो है इसमें आ और चार्य, ये शब्द हैं, इसमें चार्य और आ, मतलब इसमें उपसर्ग कितने हुए, एक, क्योंकि हमें तो चाहिए दो से भी अधिक। फिर प्राध्यापक जो है इसमें क्या करना है, इसमें प्रय उपसर्ग है, फिर अध्यापक बचेगा, अध्यापक में अधि उपसर्ग है, फिर आपक बचेगा और इस प्रकार से ये बनेगा। इसका देखो इतना बड़ा एक विभाजन है इसका। अगर आपको इसमें दिक्कत आती है इस तरह से करने में, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे प्राध्यापक हुआ, यहाँ पे इसका निकालेंगे क्योंकि यण संधि है, यहाँ ये के पहले आधा आ रहा है, आ और पक ये अलग अलग हो गया। इधर जो शब्द है इधर क्या हुआ, अधि बच जाएगा, और यहाँ पे अधि ए और धी बचेगा और यहाँ पे प्रय बचेगा। इस प्रकार से मतलब पहले प्रय निकालेंगे, अध्यापक कर देंगे। आप इस तरीके से भी कर सकते हो इसको, देखेंगे एक बार वापस से इसको मैं थोड़ा बताता हूँ आपको। इसमें आप पहले इसको दीर्घ संधि के अनुसार पहले अलग अलग कर दीजिए, प्रय और अध्यापक, इस प्रकार कर दिया, एक अलग कर दिया, यहाँ पर आपने दीर्घ संधि का विभाजन कर दिया। अब अध्यापक में यहाँ से आ निकालेंगे और पक अलग हो ही जाएगा, और इधर अधि, इस प्रकार से करेंगे, अधि प्रय और आ, तीन उपसर्ग हो गए, एक दो और तीन। इस प्रकार से इसमें क्या हो गया, ये तीन उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है। ये जो है यहाँ पर आ निकालेंगे, आ और वर्ण अलग अलग हो जाएंगे और इधर परी आ जाएगा, यानी उपसर्ग कितने, एक और दो, दो उपसर्गों का प्रयोग हुआ है। अध्ययन में यहाँ से देखो अयन हो जाएगा, अयन, और यहाँ पे अधि हो जाएगा, यानी एक, और बस आगे कोई उपसर्ग नहीं है, एक ही उपसर्ग इसमें, ये लो। तो इसमें एक है, इसमें एक है, इसमें एक है, इसमें दो उपसर्ग हैं पर्यावरण में, और इसमें जो उपसर्ग है वो कितने हैं, दो से अधिक, यानी तीन उपसर्ग हैं। तो आपका उत्तर कौन सा हो गया, प्राध्यापक हो गया। तो साथियों इस तरीके से आपको उत्तर छांटने हैं। इतना आसान नहीं है हर एक प्रश्न का विभाजन करना, तो विभाजन जब हम करेंगे तभी हमारी चीज़ें समझ में आएंगी। अभी देखो अगला एक और प्रश्न हम लेकर आ रहे हैं। पराश्रित शब्द में उपसर्ग है, पराश्रित शब्द में उपसर्ग पूछा है, एक पर उपसर्ग है, एक परा उपसर्ग है, एक पर हल चिन्ह वाला, एक परी, चार आपके पास विकल्प हैं। तो आप देखेंगे इसका कौन सा उत्तर है। पराश्रित का मतलब होता है दूसरों पर आश्रित। देखो ये कभी उपसर्ग कहीं हुआ नहीं, एक बात,
परि उपसर्ग तब होता है या तो सीधा सीधा परि आता है या बड़ी मात्रा बन जाती है। 3 प्रकार से आता है, एक तो सीधा सीधा आएगा, एक ये बड़ी मात्रा बन जाएगी ऐसे, और एक ये ऊपर यूं चला जाएगा ऐसे। 3 तरीकों से आएगा। यानी देखो, ये परिवार में आ सकता है, ये परीक्षा में भी परि हो सकता है, और ये पर्यटन में भी परि हो सकता है। 3 तरीके देखेंगे आप, ये 3 तरीकों से इस तरीके से आ सकता है। और ऐसे इसमें यहाँ ऐसा कोई तरीका है नहीं, इसका मतलब ये भी नहीं आएगा। अब पर और परा की लड़ाई है यहाँ, पर में और परा में से एक आएगा। अब देखो, पर और परा का कैसे इनका विभाजन करना है। पर और पर और आश्रित, एक बार देखेंगे। पर और आश्रित, और इसका बनेगा परा और आश्रित। यदि आप इसका और इसका दोनों का अगर संधि बनाते हैं दीर्घ संधि से, तो पराश्रित शब्द बनता है। लेकिन पराश्रित का अर्थ क्या है? दूसरों पर आश्रित। दूसरों पर आश्रित, तो आपका उत्तर हो जाएगा पर। यदि दूसरों पर नहीं होता तो उत्तर होता परा। ये बात ध्यान रखेंगे तो आपका उत्तर क्या हो गया? पर धन आश्रित, ये आपका सही उत्तर रहेगा। दूसरों पर आश्रित, पराश्रित का मतलब होता है दूसरों पर आश्रित। इसके बाद में अगला एक प्रश्न देखेंगे। इस क्रमांक में संस्कृत के उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। देखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण है। किस क्रमांक में संस्कृत के उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? तो इसमें क्या रहेगा, देखो आप, इसमें एक तो है अधि, एक परा, एक सम और एक दुस। इसमें आप यहाँ थोड़ा सा देखेंगे कि ये जो है ये टाइपिंग की मिस्टेक है, यहाँ या कट हुआ है, तो दुस बनेगा। ये इस प्रकार से रहेगा, दुस। अब आप देखेंगे इसमें संस्कृत के उपसर्ग का प्रयोग किसमें नहीं हुआ है? संस्कृत के 22 उपसर्ग, देखो संस्कृत के उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है, ये बात बहुत ध्यान रखना। संस्कृत नहीं आनी चाहिए इसमें, यानी हिंदी और विदेशी हो सकता है। इसमें देखो अधि, आप देखेंगे, याद करेंगे, अधि संस्कृत का उपसर्ग है, दुस भी संस्कृत का है, दुर, दुस, निर, निस, चारों संस्कृत के हैं। परा भी संस्कृत का है, इसमें सम संस्कृत का नहीं है। सम, जो ये वाला सम है, ये संस्कृत का है, ये संस्कृत का उपसर्ग है, लेकिन ये संस्कृत का उपसर्ग नहीं है। तो आपका उत्तर कौन सा हो जाएगा? चौथा हो जाएगा, यानी सम आपका उत्तर रहेगा। ये आप ध्यान रखेंगे। इसमें आपको याद है अगर 22 उपसर्ग तो आप कर सकते हैं, नहीं तो फिर इसमें दिक्कत रहती है। इसके बाद देखेंगे अगला एक और विकल्प देखेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। किस शब्द में विदेशी उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? देखेंगे, एक तो लावारिश, एक हमसफर, एक सरदार और एक विरेचन। 4 शब्द हैं। इसमें पूछा है विदेशी उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है, ये हमें ध्यान रखना है। विदेशी आपको याद करने हैं, इससे पिछली कक्षा में ही विदेशी हुए हैं। लावारिस में ला उपसर्ग है जो कि विदेशी है। हम सफर में हम उपसर्ग है, ये भी विदेशी है। सरदार में सर है, ये भी विदेशी है। लेकिन वी जो है ये संस्कृत का उपसर्ग है, और संस्कृत हमारे देश की ही भाषा है। हमारा उत्तर कौन सा हो गया? विरेचन। ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो ला, सर और हम तीनों ही विदेशी उपसर्ग होने से आपका उत्तर क्या हो गया? विरेचन हो गया। इसके बाद में अगला एक प्रश्न लेंगे हम, ये देखेंगे किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ? उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है ऐसा आपको विकल्प इसमें चयन करना है। एक इसमें है विज्ञ, एक निज, एक प्रभा, एक सभा। 4 आपके पास विकल्प हैं, चारों ही छोटे छोटे हैं। अब इनमें आपका उत्तर आप सोचेंगे कौन सा उत्तर हो सकता है। साथ में देखेंगे एक बार इसका उत्तर। इसमें विज्ञ में वी और ज्ञ अलग अलग हैं, यानी वी अलग है और ज्ञ अलग है, यानी इसमें उपसर्ग लगा है कौन सा? वी, यानी एक उपसर्ग का प्रयोग इसमें हुआ है। निज में भी नी उपसर्ग का प्रयोग हुआ है और ये जय अलग है, तो नी उपसर्ग का प्रयोग हुआ है इसमें, एक उपसर्ग है यहाँ पर। प्रभा में भी जैसे भा होता है, तो भा के हम जोड़ते हैं आ, तो आभा, भा के हम जोड़ते हैं प्र, तो प्रभा, यानी ये भी प्रभा भी उपसर्ग है, आभा भी उपसर्ग है। वी जोड़ेंगे तो विभा, ये भी उपसर्ग है। ऐसे तो भा एक शब्द होता है, अभी जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? अभिधा, भा अलग हो गया। तो इस प्रकार से प्रतिभा, जैसे प्रति जोड़ेंगे प्रतिभा, इस प्रकार से ये उपसर्ग बनेगा। कुल मिला के भा क्या है? एक शब्द है, इसके आप जोड़ेंगे तो प्रभा हो जाएगा, विभा हो जाएगा, और इसके बाद आभा हो जाएगा, और इसके बाद हो जाएगा प्रतिभा। ये चारों हो सकते हैं, तो ये सही है। लेकिन सभा में नहीं है,
स और भा, यानी इस तरह से स उपसर्ग होता है, लेकिन सभा में स उपसर्ग नहीं है, ये अपने आप में एक शब्द ही है। ध्यान रखेंगे आपका उत्तर कौन सा हो जाएगा, चौथा विकल्प यानी सभा। अगला देखेंगे एक और प्रश्न हम ये देखेंगे आप, किस शब्द में अनु उपसर्ग है, अनु उपसर्ग का प्रयोग कहाँ किया गया है। देखो अनुदार, अनुचित, अनुदित, अनुत्पादक, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण ये आपका प्रश्न है। अनुदार, अनुचित, अनुदित और अनुत्पादक, चारों विकल्पों को बहुत अच्छे से देखेंगे। आपको क्या उत्तर लग रहा है इसका, हम पहले डिस्कस करना चाहेंगे कि आपका उत्तर आपको क्या लग रहा है, वो आप करें इसमें। तो देख लीजिए आपका क्या उत्तर है। अभी मैं बात कर रहा हूँ, इसका जो उत्तर है वो है अनुदित, यानी तीसरा विकल्प। देखेंगे इसका जो पहला विकल्प है ये अनु और दार नहीं है, ये अन और उद्दार है। आधे न में ऊ जुड़ा तो ये नु बन गया, यानी अनुदार बन गया इसका, ठीक है। इसी तरह यहाँ से भी ऊ निकलेगा, यानी उचित हो जाएगा ये, और ये अन्न हो जाएगा ऐसे। साथियों ये देखो खास बात देखो, जहाँ अनु दिखाई देता है वहाँ अनु होता नहीं है, अन उचित और उसमें अनुपसर्ग है, ठीक है। हमें अनु उपसर्ग चाहिए। इसमें अनु और उदित, यानी इसमें देखो यहाँ छोटी मात्रा और यहाँ छोटी, ये दोनों मिलकर बड़ी हो गई, लेकिन यहाँ उपसर्ग अनु है, जो दिखाई नहीं दे रहा वो उत्तर है। और अनुत्पादक में अन्न इसमें शब्द निकलेगा, उपसर्ग निकलेगा, और उत्पादक शब्द बचेगा। उत्पादक में भी उत उपसर्ग है और पादक शब्द है इसमें, एक और एक दो यहाँ पर आपका हो जाएगा, दो उपसर्ग इसमें है, लेकिन अनु नहीं है, फिर भी अनु उपसर्ग इसमें है, अनुदित। महत्वपूर्ण बात है कि जो दिखाई दे रहा है वैसा है नहीं, इसमें अनु दिख रहा था, इसमें दिख रहा था, इसमें दिख रहा था, वहाँ नहीं, और यहाँ है, बड़ी मात्रा दिखाई दे रही, वहाँ ये उपसर्ग है। देखेंगे इसके बाद आगे, और हमारे और कुछ शब्द हम लेकर आए हैं। देखो इसके बाद इसमें एक शब्द है, किस क्रमांक में पर उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। पर का प्रयोग कहाँ हुआ है। एक है पराजय, पराभव, पराधीन, परामर्श। चार विकल्प, चारों देखने में एक जैसे लग रहे हैं, हमें इसका उत्तर छांटना है। क्या हो सकता है, आप लोग विचार करेंगे इस पर। इसमें देखेंगे एक है इसमें पहला जो विकल्प है परा और जय, इसका हो जाएगा पहले का। दूसरे का जो है वो हो जाएगा परा और भव। तीसरा जो है इसका हो जाएगा पर और अधीन, और चौथे का हो जाएगा परा और मर्श। चारों इनका विभाजन मैंने लिख दिया है। आपका उत्तर कौन सा है, उत्तर है पराधीन। देखो क्या होता है इसमें, पर उपसर्ग जो है ये दूसरों के अर्थ में आता है। दूसरों शब्द के, यानी दूसरे के लिए अगर हम प्रयोग में लेते हैं तो इसको पर आता है, अदरवाइज पर नहीं आएगा। पराजय का अर्थ होता है हार, इसका विभाजन परा और जय। पराभव का अर्थ भी हार ही होता है, इसका परा और भव। पराधीन मतलब होता है दूसरों के अधीन। जब हमारे मुंह से निकलेगा दूसरों के अधीन, तो इसमें आएगा पर, इसमें ये बनेगा पर और अधीन, पराधीन बनेगा, दूसरों के अधीन। हालांकि अधीन में भी एक उपसर्ग और निकल रहा है, अधि, और इन इसमें एक शब्द निकल रहा है, तो अधीन हो जाएगा। और इसमें परामर्श का मतलब होता है सलाह है। इस प्रकार से ये आपके चार उत्तर हैं, विकल्प हैं, और आपका उत्तर कौन सा हो गया, आपका उत्तर हो गया इसमें से पराधीन हो गया। इसके बाद देखो स उपसर्ग से बना शब्द, एक और प्रश्न यहाँ देखेंगे। स उपसर्ग से बना शब्द कौन सा है। एक तो सोलास, सहोदर, सहज और सहानुभूति। चार विकल्प हैं, चारों पर विचार करके देखेंगे कौन सा आपका उत्तर है। सोलास, सहोदर, सहज और सहानुभूति। आपका उत्तर जो है वो है सोलास। इस प्रकार से हुआ। इसको हम देखेंगे, सोलास शब्द जो है स और उल्लास शब्दों से मिलकर बना है। इसका ए और उ मिलकर हो जाएगा। उल्लास जो है ये उत और लास, ये दो शब्दों से मिलकर बना है, उत और लास। तो आपका एक विकल्प ये और दूसरा विकल्प ये, तो आपके विकल्प से हो। सहोदर शब्द जो है ये सह और उदर शब्दों से मिलकर बना है। सहोदर सह से बना है। सह भी एक उपसर्ग है जिसका अर्थ होता है साथ। एक ही उदर यानी एक ही पेट से जन्म लेने वाले क्या कहलाते हैं, सहोदर।
भाई के लिए प्रयुक्त शब्द होता है सहोदर। इसके बाद सहज, इसमें हमें यूं लग रहा है कि कहीं सह उपसर्ग तो नहीं है, इसमें सह और जय। सहज, सह यानी साथ में और जय यानी जन्म लेना। अपने आप ही किसी एक चीज के साथ में यदि दूसरी चीज हो जाती है, एक काम के साथ यदि दूसरा काम हो जाता है, उसे हम कहते हैं सहज। सहज पके सो मीठा हो, इसी कहावत भी है। और ये सहानुभूति जो शब्द है ये सह और अनुभूति से मिलकर बना है। अनुभूति भी क्या है, अनु और भूति दो अलग अलग हैं, एक दो और बस। इस प्रकार दो उपसर्गों का प्रयोग इसमें हुआ है, लेकिन सह उपसर्ग का प्रयोग यहाँ भी नहीं हुआ। सह और अनु, सह यहाँ सह और यहाँ हुआ सह उपसर्ग का प्रयोग। तो आपका उत्तर कौन सा हो गया, सोलास। इस प्रकार से आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद देखेंगे इस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। एक और आपके पास में देखेंगे विकल्प, एक और प्रश्न यहाँ देखेंगे, किस शब्द में सु उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। यहाँ ये शब्द आप देखेंगे, किस शब्द में सु उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। एक है इसमें स्वाधीन, एक स्वच्छ, एक स्वागत और एक स्वल्प। 4 शब्द हैं आपके पास, इनको आप देखेंगे। स्वाधीन में सु उपसर्ग देखना, स्वाधीन में होता है स्व और अधीन। अधीन को भी हम विभाजित करेंगे अधि और इन में, एक विभाजन इसका हो गया स्वाधीन का। इसके बाद स्वच्छ जो है इसमें है सु और अच्छ। स्वागत में सु और आगत हो जाएगा इसमें, और इसमें आगत में भी आ और गत अलग अलग हैं, और इसमें सु और अल्प हो जाएगा। 4 इसके विकल्प हैं। आपका जो उत्तर है देखो, इसमें सु आ रहा है, इसमें सु आ रहा है, इसमें सु आ रहा है, तो इसमें उत्तर क्या हो जाएगा, स्वाधीन। इसमें साथियों क्या, सु का अर्थ जो होता है वो होता है अच्छा। अच्छे के अर्थ में आता है सु, देखेंगे। स्वच्छ अच्छे अर्थ में आता है, साफ सफाई के अर्थ में। स्वागत आने वाले के लिए अच्छा करते हैं। स्वल्प यानी अच्छा है लेकिन कम है, कम है लेकिन अच्छा है ये। और स्वाधीन का मतलब होता है अपने अधीन, और अपने अर्थ में आता है स्व, सु नहीं आता। स्व अपने खुद के अर्थ में आता है, इसलिए यहाँ स्व धन अधीन होगा, सु धन अधीन नहीं हो सकता। ये थोड़ा सा हम यहाँ पर गौर करेंगे इस बात पर। तो ये आपका विकल्प हो गया। इसके बाद अगला एक प्रश्न देंगे हम, सु उपसर्ग से बना शब्द नहीं है। देखेंगे इसमें एक इसी प्रकार का सेम प्रश्न है, सु उपसर्ग से बना शब्द नहीं है। स्वागत है, सुमन है, सदानंद है और सुक्ति है। इससे बना शब्द नहीं बताना आपको, इस बार सु से बना हुआ शब्द। इसमें देखेंगे इसको हम अभी भी बात भी कर रहे थे, सु और आगत, और आ एक उपसर्ग है, तो इसमें सु का प्रयोग हुआ है इसमें, ठीक है। इसमें सुमन में सु और मन, इसमें भी हुआ है। इसमें सदानंद में क्या है, सत्य और आनंद है। आनंद भी, हालांकि आ और नंद अलग अलग है, एक उपसर्ग इसमें सत्य होता है। और सुक्ति में सु और उक्ति, इसका छोटा और छोटा ऊ मिलकर बड़ा ऊ हो जाता है। यहाँ सु है, यहाँ सु है, यहाँ भी सु है, लेकिन यहाँ सदानंद में सत्य उपसर्ग है, तो आपका उत्तर कौन सा हो गया, सदानंद हो गया। इस प्रकार से आगे बढ़ते हैं हम। अब एक और प्रश्न देखेंगे आप, ये देखें, किस क्रमांक में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है इसमें कुसुम, कुअवसर, कुपुत्र और कुमार। यहाँ पे भी आपको कु दिखाई दे रहा है, यहाँ पे भी कु है, यहाँ पे भी कु है और यहाँ पे भी कु है। 4 जगह कु है, लेकिन आपको ये देखना है कि आपका जो उत्तर है वो कौन सा रहेगा, कौन से ऐसा विकल्प इन चारों में से जिसमें कु उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। तो देखेंगे कुपुत्र, पुत्र के कु लगा हुआ है, बिल्कुल यानी बुरा पुत्र। कुअवसर यानी बुरा अवसर। कुमार्ग यानी बुरा मार्ग। लेकिन कुसुम में ऐसा कुछ भी नहीं है, कुसुम अपने आप में एक शब्द है, कुसुम जिसका अर्थ क्या होता है, फूल होता है। यहाँ सुम शब्द के कु नहीं जुड़ा हुआ है, ये इसका मतलब आपके उपसर्ग का प्रयोग इसमें नहीं हुआ, इसमें नहीं हुआ। इस प्रकार से ये हो गया। अगला एक प्रश्न देखेंगे हम, कौन सा शब्द विदेशी उपसर्ग से बना नहीं है। विदेशी उपसर्ग से बना हुआ शब्द कौन सा नहीं है ये बताना है। लापरवाह है, नास्तिक, नालायक और सरकार। 4 आपके पास विकल्प हैं, कौन सा विदेशी नहीं है। देखेंगे यहाँ पर आपका जो उत्तर है वो कौन सा हो सकता है, आप विचार करेंगे।
लापरवाह में ला विदेशी उपसर्ग है। लापता, लापरवाह, लावारिश, हमने बात भी करी थी। एक प्रश्न अभी कुछ देर पहले भी इसी प्रकार का आया था। नास्तिक में न और आस्तिक, इस प्रकार से शब्द बनेगा, यह संधि भी है, तो ये ऐसा शब्द जहाँ विदेशी नहीं है। नालायक में ना विदेशी है, जैसे नालायक, ना पसंद, नाकारा, ना चीज, ना मुराद, ऐसे। और सरकार में सर है, जैसे सरकार, सरदार, वो सर उपसर्ग है, विदेशी उपसर्ग है, तो यहाँ नास्तिक आपका विकल्प उत्तर रहेगा, आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद में देखेंगे एक और प्रश्न, हम ये देखो, सत उपसर्ग का प्रयोग, सत उपसर्ग के प्रयोग से बना शब्द नहीं है, ये भी ध्यान रखना है। इसमें क्या हो जाएगा, एक है सदाचार, एक है सज्जन, सन्मार्ग और एक संतोष, 4 विकल्प हैं। जब तक चारों की संधि विच्छेद नहीं कर सकते हम इस उत्तर को नहीं ढूंढ सकते। सदाचार जो है ये सत्य और आचार, आ और चार, इन विकल्पों से मिलकर बना है। ये सत्य, ये हलचल लगेगा यहाँ, और आ और आचार, सदाचार हो गया। इसमें आचार है, इसके तय के बाद घोष आ गया, स्व तो तय द में बदला, आ जुड़ गया तो दा बन गया। सदाचार में सत उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। सज्जन में क्या है, सत और जन, तय के बाद जय आ गया तो तय जय में बदल गया, सज्जन हो गया। ये सन्मार्ग में सत और मार्ग, यहाँ सबसे बड़ी दिक्कत है, यहाँ भी न है और यहाँ भी न है, ठीक है। यहाँ में क्या है, देखो इनका विभाजन आना चाहिए। तय के बाद में मैं आ गया तो तय किस में बदलेगा, अपने ही वर्ग के पंचम में यानी न में, और ये मार्ग ऐसे कैसे। सन्मार्ग का मतलब ही होता है अच्छा मार्ग, और अच्छे के अर्थ में आता है सत्य, सत्य का अर्थ अच्छा होता है, अच्छा व्यक्ति, अच्छा आचरण। और ये संतोष जो है ये सम और तोष इनसे मिलकर बना है। मैं के बाद तय आ गया तो मैं जो है आने वाले के पंचम में बदलेगा और इसके बाद अगला ऐसा कैसा, इस प्रकार से संतोष हो जाएगा। इसको हम बिंदी में बदल सकते हैं। तो यहाँ उपसर्ग कौन सा आ रहा है, सम। तो यहाँ पूछा सत का उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ तो आपका उत्तर है संतोष। इस प्रकार से आपका उत्तर रहेगा। अब ध्यान करेंगे, इसको अच्छे से समझेंगे। और इसके बाद में एक और जो अंतिम प्रश्न है आज का हमारा, इसमें निर उपसर्ग का प्रयोग नहीं किया, निर उपसर्ग का प्रयोग हुआ है ऐसे शब्द बताना है। इसमें निर, निर रह के हलचल लगा हुआ, इसका जो प्रयोग है वो हमें देखना है। एक निदेशक शब्द है, एक निकेतन है, एक निवेश है और एक निरोग है। और निर में हमेशा खास बात क्या है कि ये र जो है, ये र हमेशा र रहेगा, चाहे तो बड़ी मात्रा होगी तो भी और छोटी रहेगी तो भी, ये र जरूर आएगा, ये ध्यान रखने की बात है। तो यहाँ पर देखो र एक ही जगह है निरोग में। ये नी और देशक सीधा सीधा नी उपसर्ग है। नी और केतन ये बिल्कुल नी उपसर्ग है। नी और वेश ये भी नी उपसर्ग है। लेकिन यहाँ पर निर और रोग, इस प्रकार से ये निर उपसर्ग का प्रयोग यहाँ हुआ, ध्यान रखेंगे और आपका उत्तर हो जाएगा निरोग। तो साथियों, इस प्रकार से हमने जो प्रश्न लिए इनका आप लोगों ने भी देखा होगा कौन कौन से उत्तर आपके हैं, किस प्रकार से हमने इनको डिस्कस किया। वीडियो को बार बार देखेंगे आप और कोशिश करेंगे समझने की कि हम लोग कहीं गलती तो नहीं कर रहे हैं, या हमने पढ़ाई ढंग से तो नहीं करी है, या वीडियोज को ढंग से तो नहीं देखा है। अगर आपने ढंग से नहीं देखा तो आपको इस पर विचार करना होगा, अच्छी तरीके से आपको इनको वीडियो को देखना होगा। किसी भी प्रकार के आप किसी भी क्लास को यदि छोड़ते हैं तो आप सारे उत्तर नहीं कर पाएंगे। तो आज की कक्षा में इतना ही करेंगे। कल से फिर से ये आपकी उपसर्ग की प्रश्नोत्तरी की कक्षा ही रहेगी, और इसी तरीके के कुछ प्रश्न हम लेकर आएंगे, उन पर भी आप लोग अपने आंसर्स देंगे और अपने उपसर्ग के ज्ञान को जांचेंगे।